नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं और पहली विशेषता हम पढ़ चुके थे। पहली विशेषता कौन सी थी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा या वृहद या लंबा संविधान है। इसके अलावा दो और शब्द थे। निर्मित संविधान है क्योंकि इसका निर्माण हुआ है संविधान सभा नामक निकाय ने किया है। निर्मित संविधान है, वृहद या बड़ा संविधान है। इसके अलावा दूसरी विशेषता पे आप गौर करिए, विभिन्न स्रोतों से संग्रहित। तो विभिन्न स्रोतों से संग्रहित का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया है ये दुनिया के विभिन्न संविधानों से सामग्री लेके किया गया है। इस पे दो तीन फैक्ट बनेंगे। इसके अलावा वो टेबल तो रहती ही है कि भाई कौन सी विशेषता किस संविधान से ग्रहण की गई है, लेकिन ये जो फैक्ट है कि विभिन्न स्रोतों से संग्रहित है, यहां पे आप गौर करें। दुनिया के लगभग कितने देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है? 60 देशों के। दुनिया के 60 देशों के संविधानों से अंश लेकर बनाया गया है। ठीक है। जबकि एक अधिनियम के रूप में ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो 1935 के अधिनियम से। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, एक अधिनियम के रूप में, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। दो पॉइंट बनेंगे जिन पर एग्जामिनर सवाल डालेगा कि भारत का संविधान दुनिया के लगभग कितने संविधानों से अंश लेके बनाया गया है? 60। ठीक है। एक अधिनियम के रूप में सबसे ज्यादा वो कौन से अधिनियम से प्रभावित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ऐसा माना जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का लगभग 90% हिस्सा भारतीय संविधान में सीधे सीधे ग्रहण कर लिया गया था। चलिए, अब डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, या उन्होंने घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था या किया गया है। तो एग्जामिनर इस कोटेशन को डालेगा और ये पूछ लेगा कि यह कथन किनका है। कथन डलेगा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह कथन किनका है? चार ऑप्शन रहेंगे और उत्तर रहेंगे आपके डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। संविधान के निर्माण में वैसे तो कई समितियों का निर्माण हुआ था और उन समितियों में जो भी सदस्य थे उन्होंने संविधान के निर्माण में काफी मेहनत की, लेकिन एक बड़ा या सबसे बड़ा और श्रम साध्य जो कार्य था वो डॉक्टर अंबेडकर का था, जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए उनको संविधान का जनक या संविधान का पिता कहा जाता है। बहुत ही इंटेलिजेंट, जितना भी मैं उनको पढ़ता हूँ, एक बेहद ही तार्किक व्यक्तित्व और एक रेस्पेक्ट का भाव एकदम से छलकने लगता है। तो मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से खासकर ये सलाह देना चाहूँगा, वो भले ही वो राजनीति विज्ञान के हैं या ना हैं, वो आप अगर संविधान को फर्स्ट पेपर या जीके की हैसियत से भी पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के दौरान कुछ पर्सनैलिटीज आपके सामने ऐसे आएंगी जिनके आकर्षक व्यक्तित्व से आप खिंचे चले आओगे, और पाठ्येतर जो अपना सामग्री है उससे परे हटके भी, पाठ्येतर चीज़ों से मतलब पठन पाठन की जो सामग्री है उससे परे हटकर भी डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन दर्शन और व्यक्तित्व आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हर भारतवासी को पढ़ना चाहिए। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तार्किक व्यक्ति, और एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते और खासकर संविधान को पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ने के कारण मेरे तो स्वाभाविक आकर्षण का विषय डॉक्टर अंबेडकर हैं। ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए, तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो और देखिए कितने कितने शब्द दिए गए हैं इस चीज के लिए। नम्यता एवं अनम्यता कह लो, इनका क्या है? समन्वय। के मतलब ना तो केवल नम्य है और ना ही अनम्य है, नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय है। अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन शब्द कितने प्रयोग किए जा सकते हैं इनके लिए। किसी संविधान को नम्य या अनम्य, नम्य कह लो या अनम्य कह लो, सरल या कठोर, लचीला व कठोर, कुछ भी कहा जा सकता है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। हाँ जी,
किसी संविधान को नम्य या अनम्य, लचीला या कठोर, नम्य या अनम्य, लचीला या कठोर, चाहे सरल और दृढ़ या कठिन, कुछ भी कह सकते हो, दृढ़ या कठोर। भारत, देखो भारत का संविधान नम्य है, अनम्य है, लचीला है या कठोर है, इस चीज पे अपन बाद में बात करेंगे। पहले इस थीम को पकड़िए आप। किसी संविधान को नम्य कहा जाए या अनम्य कहा जाए, लचीला कहा जाए या कठोर कहा जाए, सरल कहा जाए या कठोर कहा जाए, इसका मुख्य आधार क्या होता है? पहला सवाल तो यहां गया। इसका मुख्य आधार होता है संविधान की संशोधन की प्रणाली। मुख्य आधार क्या होता है भाई? संविधान संशोधन प्रणाली। इसका मतलब यह है किसी संविधान में पाई जाने वाली उस संविधान के संशोधन की प्रणाली के आधार पर यह तय होता है कि वह संविधान सरल संविधान है या कठोर संविधान है, नम्य संविधान है या अनम्य संविधान है, लचीला संविधान है या कठोर संविधान है। अगर किसी संविधान में संविधान संशोधन की प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के ही जैसी है, मतलब एक जैसे ही है दोनों, चाहे साधारण कानून निर्माण की प्रणाली साधारण कानून निर्माण कर लो, चाहे संविधान संशोधन कर लो, दोनों प्रणालियां एक जैसी हैं। अर्थात संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। साधारण कानून निर्माण की जो प्रणाली है वैसे ही प्रणाली के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, तो वह संविधान सरल संविधान या लचीला संविधान या नम्य संविधान कहलाता है। लेकिन अगर किसी संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली से अलग है, हटकर है और ज्यादा कठिन है, तो वह संविधान क्या कहलाता है? अनम्य या कठोर या दृढ़ संविधान कहलाता है। नम्य संविधान का दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का संविधान, और अनम्य संविधान का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, अनम्य मतलब कठोर संविधान का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए, मतलब अमेरिका, और नम्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन। तो किसी संविधान को सरल संविधान कहा जाए या कठोर संविधान कहा जाए, नम्य कहा जाए या अनम्य कहा जाए, लचीला कहा जाए या कठोर कहा जाए, सरल कहा जाए या दृढ़ कहा जाए, इसका मुख्य आधार क्या होता है? संविधान संशोधन की प्रणाली। वापस मैंने बताया कि अगर संविधान संशोधन की प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली के जैसे ही है, उसी तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है जैसे कि साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसी प्रणाली के द्वारा, मतलब कोई अंतर नहीं है, तो फिर वो सरल संविधान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का संविधान। लेकिन अगर संविधान संशोधन की प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली से अलग है, कठिन है, विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो फिर वह संविधान अनम्य कठोर संविधान। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका का संविधान। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों के बीच का समन्वय है, मतलब ना तो पूरी तरह कठोर है और ना पूरी तरह नरम है। सरल भाषा में बात करें, ना ब्रिटेन की तरह सरल है या नम्य है और ना ही अमेरिका की सी तरह कठोर है या दृढ़ है। फिर क्या है? दोनों के मध्य समन्वय है। अब दोनों के मध्य समन्वय क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन होता है वो आप जानते होंगे, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रणाली का जिक्र है। भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। वैसे भारत के संविधान में जो संशोधन होता है उसकी 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, 3 तरीके से होता है। गौर करिए, भारत के संविधान में जो संशोधन होता है उसकी 3 प्रणाली हैं। संविधान में कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जिन्हें संसद अपने साधारण बहुमत से ही कर देती है। संसद या केंद्र, केंद्र कह सकते हो संसद को,
संसद या केंद्र का साधारण बहुमत, मतलब संसद या केंद्र के साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाते हैं। गौर करिए, भारत के संविधान में कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जिन्हें संसद या केंद्र अपने साधारण बहुमत से ही कर देता है। उनके संबंध में राज्यों से बात तक नहीं की जाती है, मतलब राज्यों से कोई परामर्श लिए बिना केंद्र अपने स्तर पर ही, संसद अपने स्तर पर ही केवल कैसे साधारण बहुमत से कर देती है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत का संविधान एकात्मकता प्रधान संघात्मक है। मतलब है तो संघात्मक, लेकिन ऐसा संघात्मक है जिसमें केंद्र मजबूत है। तो केंद्र का मतलब केंद्र सरकार, संसद, जो केवल अपने साधारण बहुमत से ही उस संविधान में संशोधन कर देती है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन प्रणाली कौन से अनुच्छेद में है? 368। 368 के तहत ये दो प्रकार से संशोधन होते हैं। आप कुल मिला के देखें तो दूसरे प्रकार से कैसे हो रहा है, तो वो देखिए, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, संसद या केंद्र के विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, तीसरे प्रकार के संशोधन ऐसे होते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले होते हैं, या जिनका संबंध 7वीं अनुसूची से होता है। अनुसूची आपको पढ़ाई है, उनमें आपको पढ़ाया है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। तो संविधान में होने वाला ऐसा संशोधन जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है, अगर उस प्रकार का कोई संशोधन किया जा रहा है तो यहां पे गौर करें, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ प्लस और करो, संसद का विशेष बहुमत तो होगा ही, इसके अलावा कम से कम आधे राज्य, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत भी होना चाहिए। भी दोबारा गौर करें, अगर किसी ऐसे बिंदु पर संविधान संशोधन किया जा रहा है जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है, तो उसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से भी वह विधेयक पारित होना चाहिए। तो अब यहां पे गौर करें, भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन है वो इन 3 प्रणालियों से होता है। कुछ संविधान संशोधन तो ऐसे हैं जो क्या है भाई, संसद या केंद्र के साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं, संसद या केंद्र के साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं। ठीक है, तो साधारण बहुमत से ही संसद के से हो जाते हैं, ये तो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के जैसे ही हो जाते हैं। तो यह लक्षण सरल संविधान का, नम्य संविधान का। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के विशेष बहुमत से होते हैं, संसद के विशेष बहुमत से। यहां संविधान में थोड़ा कठोरता का अंश आता है क्योंकि विशेष बहुमत अपनाया जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार के जो संविधान संशोधन होते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले होते हैं, वो संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से भी पारित होने चाहिए। लेकिन यहां पे गौर कर लें, संसद का तो विशेष बहुमत जाएगा, लेकिन आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत से भी अगर वो पारित हो जाते हैं तो मान लिया जाता है। तो ये कठोर संविधान का लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? विशेष प्रक्रिया अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई? ये सरल प्रक्रिया, ये कठोर प्रक्रिया, और ये जो बीच वाली है ये सरल और कठोर के बीच में, मतलब थोड़ी कठोर प्रक्रिया। तो सरल और कठोर दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं पाई गई कि नहीं पाई गई? इसलिए माना जाता है कि भारत का संविधान नम्य और अनम्य संविधान, सरल और कठोर संविधान, सरल और दृढ़ संविधान के बीच का मिश्रण है या दोनों का समन्वय है। ना ही अमेरिका की इसी तरह कठोर है और ना ही ब्रिटेन की इस तरह लचीला, बल्कि दोनों का समन्वय है। ये इस पॉइंट का मतलब। सॉरी
हाँ भाई, आगे देखें। अगली विशेषता देखिए, इसको एक बार रीड करवा देते हैं आपको नोट्स में। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। किसी संविधान को नम्य या अनम्य, सरल या कठोर, लचीला या कठोर कहने का मुख्य आधार उसकी, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कहने का मुख्य आधार उसकी संविधान संशोधन प्रणाली। क्या है भाई? कहने का मुख्य आधार उसकी संविधान संशोधन प्रणाली। ठीक है। अगर किसी संविधान में साधारण कानून व संवैधानिक कानून, इसको मिटा देते हैं भाई, थोड़ा सा जो ज्यादा लिख रखा है आपको ज्यादा ढंग से दिख जाएगा आपको, वापस गौर करें। मुख्य आधार क्या है भाई पहचान का? संविधान संशोधन प्रणाली, संविधान संशोधन प्रणाली। ठीक है। अगर किसी संविधान में साधारण कानून व संवैधानिक कानून दोनों में एक जैसी प्रक्रिया या एक जैसी प्रणाली पाई जाती है, अर्थात संशोधन की कोई विशेष प्रणाली नहीं होती और संविधान में संशोधन साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के तरह ही हो जाए, तो वह कैसा संविधान कहलाएगा? नम्य कह लो या लचीला कह लो या सरल कह लो, यह संविधान कहलाता है। और उसका उदाहरण क्या है? ब्रिटेन का संविधान। बड़े सरल भाषा में ये नोट्स लिख रखे हैं, जो आपको पंत इंस्टीट्यूट अलवर जो हमारा ऐप है वहां पे मिल जाएंगे, और इसमें वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाई है। कहने का मतलब यह है कि अगर साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के जैसे ही संविधान संशोधन प्रणाली पाई जाती है, दोनों में कोई विशेष कोई अंतर नहीं होता है, संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं पाई जाती, तो वह संविधान सरल संविधान। उदाहरण क्या है भाई? ब्रिटेन का संविधान। ठीक है। लेकिन अगर किसी संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रणाली से अलग है, कैसी है भाई? अलग। वह कैसी है? कठोर है और विशेष प्रक्रिया के तहत होती है। मतलब संविधान संशोधन की प्रणाली साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से अलग है, विशेष प्रक्रिया के तहत होती है, कठोर है, तो फिर वह संविधान कैसा कहलाएगा भाई? तो उसको कठोर या अनम्य या दृढ़ संविधान कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? दुनिया का बेस्ट उदाहरण अमेरिका का संविधान। अब भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। भारत का संविधान ना तो लचीला है, ब्रिटेन की इस तरह लचीला भी नहीं है, और ना ही अमेरिका के इस तरह कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें कुछ प्रावधान साधारण विधि निर्माण की तरह संसद में सामान्य बहुमत से, जो पढ़ा था ना अपने पहले प्रकार के संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के साधारण बहुमत से ही पारित हो जाते हैं, तो वो साधारण विधि निर्माण या साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह ही हो जाते हैं। संसद के कैसे बहुमत से? सामान्य बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 368 में निहित संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। यहां गौर करो, जो दूसरी और तीसरी प्रक्रिया आपको बताई गई थी, जिसमें संसद का विशेष बहुमत दूसरी प्रक्रिया, और तीसरी कौन सी थी? संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए। ये दोनों प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में आती हैं? 368 के अंतर्गत आती हैं। तो 368 में दो प्रक्रिया, कुछ उपबंध संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है 368 की? कुछ प्रावधान संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के पश्चात, अनुमोदन का मतलब है साधारण बहुमत से पारित हो जाना, कम से कम आधे या उससे अधिक राज्यों के अनुमोदन से या साधारण बहुमत से पारित हो जाना, उसके पश्चात ही संशोधित किए जा सकते हैं। दोबारा समझिए, संविधान में संशोधन तीन प्रक्रिया के द्वारा होता है। पहली प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत से, दूसरी प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत से, अरे 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 अरे
चलिए चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, मस्त रहो। ठीक है भाई। ठीक, नहीं नहीं, बच्चा है, कोई नहीं। अब संस्कारी बच्चा है, पैर तो छुएगा। ठीक है। चलिए। हाँ भाई, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। थोड़ा सा बच्चा आ गया था ये। वापस गौर करें, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रक्रिया से होता है। कुछ संविधान में संशोधन केंद्रीय संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है भाई। कुछ संशोधन केंद्रीय संसद के विशेष बहुमत से। और तीसरा प्रकार का, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे या उससे अधिक राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा भी साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यहां पे गौर करें, अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन प्रणाली का जिक्र है, तो उस 368 के अंतर्गत ये नीचे वाली 2 प्रक्रिया आती हैं। कौन सी? संसद के विशेष बहुमत वाली, और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा वाली भी, ये 368 के तहत आती हैं। वो जो सबसे पहली वाली है ना, संसद के साधारण बहुमत से हो जाते हैं, वो 368 में नहीं आते। तो एक सवाल यहां पे भी टिकेगा। पहला सवाल तो सरल ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली कौन से अनुच्छेद में पाई जाती है? 368, ठीक है। दूसरा सवाल ये जाएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत निहित भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली में क्या शामिल नहीं है। या सवाल इस तरीके से जाएगा जैसे RAS या IAS में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें कैसे जाता है, भारत में अनुच्छेद 368 के तहत निहित संविधान संशोधन प्रणाली पर विचार करें। फिर वो तीनों प्रकार की प्रणालियों को लिख देगा। संसद के साधारण बहुमत, दूसरा संसद के विशेष बहुमत, तीसरा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से। फिर सवाल शुरू करेगा, सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर में 368 में नीचे वाली 2 आएंगी। ऑप्शन क्या रखेगा? पहली दूसरी, दूसरा ऑप्शन होगा दूसरी तीसरी, तीसरा ऑप्शन होगा पहली तीसरी, और एक ऑप्शन होगा पहली दूसरी और तीसरी। तो 368 में कौन सी आएंगी? नीचे वाली दोनों आएंगी। यह है भाई आपका भारतीय संविधान का एक लक्षण कि वह नम्य और अनम्य दोनों का समन्वय है। ठीक है, आगे बढ़िए। चौथी विशेषता भारतीय संविधान की संसदात्मक शासन प्रणाली। एक एक विशेषता ऐसी है जिसपे एक एक क्लास बनती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम चूंकि भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं और सीधे उन पॉइंट पे ही गौर करेंगे जहां से सवाल उठेंगे। अगर आप राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के साथ नेट JRF स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास में होते तो क्या होता है संसदात्मक, क्या होता है अध्यक्षात्मक, खाली इन 2 छोटे शब्दों पे 2-3 क्लास चली जाती। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ भारतीय संविधान की विशेषता, और विशेषता के रूप में हमारा जो संविधान पाया जाता है वो कैसा है? संसदात्मक शासन प्रणाली, ये विशेषता है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। हाँ जी, 2 शब्द आप पढ़ोगे, 2 शब्द क्या पढ़ोगे भाई? ये पढ़ोगे, किसी शासन व्यवस्था को संसदात्मक, एक होता है संसदात्मक और एक होता है अध्यक्षात्मक। एक होता है संसदात्मक, एक होता है अध्यक्षात्मक। ठीक है। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली पाई जाती है ये आप सब जानते हैं। कौन सी पाई जाती है भाई? संसदात्मक। ठीक है। लेकिन यहां से आगे एक सवाल होता है कि किसी शासन प्रणाली को संसदात्मक कहें या अध्यक्षात्मक कहें, इसका मुख्य आधार क्या होता है? मतलब वह कौन सा आधार है जिसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि कोई शासन प्रणाली संसदात्मक है या कोई शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक है? तो इसका जो बेस्ट आंसर है या जो सही आंसर है वो क्या है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर
हाँ जी, ये है बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर क्या? सही आंसर। एग्जामिनर एक छोटा सा सवाल पूछेगा कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदात्मक। ठीक है भाई, किसी शासन व्यवस्था को संसदात्मक कहने का अर्थ क्या है, या किसी शासन व्यवस्था को संसदात्मक कहा जाए या अध्यक्षात्मक कहा जाए, इसका मुख्य आधार क्या है? तो उसका मुख्य आधार होता है, क्या होता है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी शासन व्यवस्था संसदात्मक है और कौन सी शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक। अगर अगर व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध मधुर हैं, घनिष्ठ हैं, और कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। संबंध मधुर हैं और कार्यपालिका का निर्माण किस में से हो रहा है? व्यवस्थापिका में से हो रहा है। और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, दोनों के संबंध घनिष्ठ हैं। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो वह शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदात्मक। लेकिन अगर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता, अच्छा, संसदात्मक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है ब्रिटेन का संविधान। दूसरा सुनिए, अध्यक्षात्मक क्या होती है? अगर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती हैं। कार्यपालिका अपने कार्यों के संपादन की प्रक्रिया में सामान्यतः, बहुत डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मोटा मोटा ही बताऊंगा यहां पे, क्यों ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए तो फिर अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान 5 दिन पढ़ना पड़ेगा। वापस समझे, संसदात्मक क्या कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो वह शासन व्यवस्था संसदात्मक, और संसदात्मक शासन व्यवस्था का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का संविधान। ठीक है। अध्यक्षात्मक क्या है कि अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध घनिष्ठ नहीं है, घनिष्ठ का मतलब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता, कार्यपालिका की अलग चुनावी प्रणाली है और व्यवस्थापिका की अलग है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं बन रही है, वो व्यवस्थापिका से पृथक है और सामान्यतः अपने कार्यों के संपादन की प्रक्रिया में वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, तो वह शासन व्यवस्था क्या होती है? अध्यक्षात्मक। कौन सी होती है फिर बाद में? अध्यक्षात्मक। ये संसदात्मक और अध्यक्षात्मक की पहचान का मुख्य आधार है। ये सवाल का उत्तर। अच्छा ठीक है। सामान्यतः विद्यार्थी क्या समझता है, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट को आप ढंग से नहीं पढ़े हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं लेकिन जीके की हैसियत से पढ़ रहे हैं, तो मान लो किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि भाई ये बताएं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, केंद्र में पाई जाती है या प्रांतों में पाई जाती है, तो विद्यार्थी समझेगा कि संसदात्मक व्यवस्था वो होती है जो संसद के अंदर पाई जाती है। और संसद कहाँ पाई जा रही है? संसद केंद्र में, मतलब दिल्ली में, वहाँ केंद्र सरकार वहाँ पाई जा रही है। अतः संसदात्मक व्यवस्था केंद्र के स्तर पर है, प्रांतों के स्तर पर नहीं है, क्योंकि प्रांतों के स्तर पर संसद है ही नहीं, संसद तो कहाँ पर है? दिल्ली में है, इसलिए वो केंद्र के स्तर पर है। ये कंसेप्ट लेके चलता है। तो यहाँ अपना कंसेप्ट सुधारें। संसदात्मक शासन व्यवस्था उसको नहीं कहते जो व्यवस्था संसद के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि संसद, ऐसा हो सकता है कि किसी देश में संसद तो हो लेकिन संसदात्मक शासन प्रणाली नहीं हो। जैसे संसद तो अमेरिका में भी है, अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है, वहां अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। तो संसद तो अमेरिका में भी है लेकिन अमेरिका में संसदात्मक व्यवस्था नहीं है, वहां कैसी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक है। तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि संसदात्मक व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि ऐसी व्यवस्था जो संसद के अंदर पाई जाए वह संसदात्मक होती है, ये नहीं। संसदात्मक कहने का मतलब यह है कि वह व्यवस्था संसदात्मक होगी जहां पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होगा। कार्यपालिका किस में से बन रही है? व्यवस्थापिका में से। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध घनिष्ठ होंगे, कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, तब तो व्यवस्था कैसी होगी? संसदात्मक होगी। समझे? ठीक है भाई।
अब बात यह आई कि साहब भारत में संसदात्मक व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन यहां से अगला कंसेप्ट क्लियर और करें कि भारत में केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर संसदात्मक व्यवस्था है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि संसदात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि संसद के अंतर्गत पाई जाने वाली व्यवस्था होगी वही संसदात्मक होगी। संसदात्मक किसी व्यवस्था को संसदात्मक कहने के लिए यह जरूरी है कि वहां की कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से हो। तो हम अब दोनों को सिद्ध करेंगे कि केंद्र की व्यवस्थापिका में क्या आता है और केंद्र की कार्यपालिका में क्या आता है, प्रांतों की व्यवस्थापिका में क्या आता है और प्रांतों की कार्यपालिका में क्या आता है। और अगर प्रांतों की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका दोनों व्यवस्थापिकाओं में से बनती हैं तो दोनों जगह संसदात्मक हो जाएगा। देखिए बोर्ड पे केंद्र में देखते हैं, हाँ जी, यहां पे गौर करें, ये हो गया केंद्र और ये हो गया प्रांत। अब केंद्र की व्यवस्थापिका में क्या आता है, गौर करिए, केंद्र की व्यवस्थापिका को बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं, संसद। तो उसमें क्या आएगा, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। हाँ जी, केंद्र की व्यवस्थापिका क्या कहलाती है, संसद कहलाती है। व्यवस्थापिका क्या होती है, सरकार का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करता है। तो केंद्र सरकार जो कानूनों का निर्माण करती है वो कहां पे करती है, संसद के अंतर्गत करती है। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्र की व्यवस्थापिका मतलब संसद, उसमें क्या आता है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है। अब केंद्र की कार्यपालिका में क्या आता है, ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे और समझने भी पड़ेंगे। तो केंद्र की कार्यपालिका में क्या आता है वो देखिए, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। हाँ भाई, ये केंद्र की राजनीतिक कार्यपालिका है। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। हम यहां पर सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। केंद्र की कार्यपालिका में क्या आ रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ठीक है भाई। सचिव अगर आ जाते हैं, सचिव भी आप किताबों में पढ़ा लिखा देखोगे, बिल्कुल सही देखोगे, लेकिन वो प्रशासनिक के अंतर्गत हो जाते हैं। हम यहाँ पर राजनीतिक मतलब राज्य कार्यों के संचालन करने वाले, या सरल भाषा में समझें, राजनेताओं से संबंधित या राजनीति से संबंधित, प्रशासन के संदर्भ में बात नहीं कर रहे। तो ये केंद्र की कार्यपालिका है। अब यहाँ पे गौर करें, केंद्र की व्यवस्थापिका में आया राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। केंद्र की कार्यपालिका में आया राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। हमने अभी आपको बताया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था तभी होगी जब कार्यपालिका का निर्माण किस में से हो, व्यवस्थापिका में से हो। दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध हो। घनिष्ठ संबंध का मतलब है कि वही आदमी तो यहां पे बैठे और वही आदमी यहां पे बैठे। कार्यपालिका वाले आदमी जो हैं उनको व्यवस्थापिका में से ही लिया जाए, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध हो गया। ठीक है। तो गौर करिए, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, तो राष्ट्रपति बताओ व्यवस्थापिका में है कि नहीं है, ये रहा। तो यहां से राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका में भी हो गया। ठीक है। उपराष्ट्रपति भी आता है केंद्र की कार्यपालिका में, तो प्रांत, ये केंद्र की व्यवस्थापिका में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कि नहीं होता भाई, होता है। ये राज्यसभा जब केंद्र की व्यवस्थापिका में आ रही है तो आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में ही तो बैठेगा। तो उपराष्ट्रपति व्यवस्थापिका में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, ये आप पढ़ोगे कि भाई या तो लोकसभा से निकल के जाएगा या राज्यसभा से निकल के जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 6 माह तक दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। लेकिन 6 माह के बाद तो किसी न किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपने देखा कि केंद्र की कार्यपालिका, ये केंद्र है, इसकी पूरी कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से हुआ है। मतलब कार्यपालिका में जितने भी व्यक्ति पाए जा रहे हैं वो सारे व्यवस्थापिका में है कि नहीं है, हैं। तो ये क्या हुआ भाई,
संसदात्मक व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? केंद्र के स्तर पे हो गई। चलिए ठीक है, केंद्र के स्तर पे तो आप सब स्वीकार कर लोगे, क्योंकि ये तो सभी के दिमागों में है कि भाई साहब भारत में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और चूंकि संसद दिल्ली में है अतः केंद्र सरकार में तो संसदात्मक होगा ही होगा। लेकिन कंसेप्ट ये क्लियर करें कि प्रांतों में या राज्यों में वहां पे भी संसदात्मक है या नहीं है। तो पहले तो प्रांतों की व्यवस्थापका पकड़ो आप। प्रांतों की व्यवस्थापका में क्या आता है? राज्यपाल। राज्यपाल हो गया। प्लस अगर किसी प्रांत में व्यवस्थापका या प्रांतीय विधानमंडल एक सदनीय है तो वहां पर राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद क्या होगा भाई? राज्यपाल के साथ क्या होगा? विधानसभा। विधानसभा। हाँ भाई, जैसे राजस्थान में जो प्रांतीय व्यवस्थापका या प्रांतीय विधानमंडल है वो एक सदनीय है, तो राज्यपाल प्लस विधानसभा। लेकिन अगर किसी राज्य में द्विसदनीय है तो राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। तीसरा निकाय कौन सा है? मतलब निकाय दूसरा हो गया, अंग तीसरा हो गया विधान परिषद। यहां गौर करें, प्रांतीय व्यवस्थापका में राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद आते हैं, ये प्रांतीय व्यवस्थापका हो गई। अब प्रांतीय कार्यपालिका में क्या आता है वो देखिए, राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। हाँ भाई, एक एक सवाल तो यही बनेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापका में क्या आता है। तो एग्जामिनर ने पूछा अगर कि केंद्रीय व्यवस्थापका में क्या आता है, तो तुम्हें ये आना चाहिए कि संसद को केंद्रीय व्यवस्थापका कहते हैं, और उसमें क्या आता है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। फिर एग्जामिनर बाई चांस ये पूछ ले कि केंद्रीय कार्यपालिका में क्या आता है, तो ऑप्शन सेट करेगा राष्ट्रपति। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें उपराष्ट्रपति को नहीं देगा, एक ऐसा होगा जिसमें सारे होंगे, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। अच्छा, एक आध ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें न्यायपालिका को भी जोड़ देगा। तो न्यायपालिका समझ लो कार्यपालिका में नहीं आती है, वो सरकार का तीसरा अंग है। व्यवस्थापका कार्यपालिका तीसरा होती है न्यायपालिका। तो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। तो यहां पे अभी आपने देखा कि पूरी केंद्रीय कार्यपालिका केंद्रीय व्यवस्थापका में से ही बनी है। तो केंद्र के स्तर पर संसदात्मक हो गई। अब प्रांत के स्तर पर बात कर लेते हैं। प्रांतीय व्यवस्थापका में क्या आता है? राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। प्रांतीय कार्यपालिका में क्या आता है? राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। सचिव भी आते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्यपालिका को 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, राजनीतिक कार्यपालिका को ही लिखा है। तो प्रांतीय कार्यपालिका में राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। अगर पूरी की पूरी प्रांतीय कार्यपालिका का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापका में से होता है, तो इसका मतलब क्या है? प्रांतीय कार्यपालिका में वही व्यक्ति बैठे हुए हैं जो प्रांतीय व्यवस्थापका के अंतर्गत बैठे हुए हैं, मतलब दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध हो गया कि नहीं हो गया। और प्रांतीय कार्यपालिका का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापका में से अगर है तो प्रांत के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है। दोबारा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। किसी शासन व्यवस्था को संसदात्मक कहने का मतलब यह नहीं है कि जहां पर संसद पाई जाएगी वहीं संसदात्मक होगी। उसका असल में मायने यह रखता है कि अगर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापका में से हो रहा है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी हो रही है, दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है, तब वहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी। तो भारत में केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दोनों ही स्तरों पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापका में से होता है। तो प्रांतों के स्तर पर भी देखो, प्रांतीय कार्यपालिका में राज्यपाल आ रहा है, तो राज्यपाल प्रांतीय व्यवस्थापका में है कि नहीं है? ये रहा, ठीक है भाई। प्रांतीय कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आ रहा है, तो प्रांतीय व्यवस्थापका में विधानसभा भी पाई जा रही है और विधान परिषद भी पाई जा रही है।
मान लो जैसे एक सदनी है तो वहां विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद कहां से निकल के चला जाएगा, विधानसभा से बन जाएगा, जैसे राजस्थान और भी कई स्टेट। ठीक है। और अगर जहां पर दोनों है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, तो फिर मुख्यमंत्री और उसका मुख्य मंत्रिपरिषद विधानसभा से भी जा सकता है, विधान परिषद से भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रांतीय कार्यपालिका में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, राज्यपाल है चाहे मुख्यमंत्री है चाहे मंत्रिपरिषद है, वो पूरे के पूरे प्रांतीय व्यवस्थापिका में से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं। तो प्रांतों के स्तर पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, एग्जामिनर भारतीय संविधान की विशेषताओं में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है, इस प्रकार का कोई सवाल डालेगा और फिर ऑप्शन सेट करेगा कि भारत में केवल केंद्र के स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है, प्रांत के स्तर पर नहीं। कई स्टूडेंट इसको सही मान लेंगे कि भाई बिल्कुल सही बात है, संसद केंद्र में पाई जा रही है दिल्ली में, तो केंद्र के स्तर पर ही संसदात्मक है, प्रांत के स्तर पर कहाँ है, क्यों प्रांतों में संसद है ही नहीं। गलत उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, एक अगला पॉइंट और क्लियर करें। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके कई पर्यायवाची नाम हैं। क्या क्या नाम है भाई? संसदात्मक शासन व्यवस्था को व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। देखो क्या क्या पर्यायवाची नाम है उसके, देखिए आप। संसदात्मक शासन व्यवस्था को क्या क्या कहा जाता है? संसदात्मक, संसदात्मक के बाद आप ओब्लिक डाल के ये देखिए, व्यवस्थापकीय, ओब्लिक वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोला जाता है भाई। अब क्यों बोला जाता है ये बताएंगे अभी। लोकप्रिय शासन प्रणाली, लोकप्रिय शासन प्रणाली ये भी कहा जाता है। उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसका मतलब समझ लो आप। मतलब क्या, ये नाम है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। एक और नाम आ जाता है प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री सरकार या प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, देखो इतने नाम है इसके। वापस गौर करिए। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? केंद्र और प्रांत दोनों के स्तर पर पाई जाती है। ठीक है। अब मान लो वो संसदात्मक शासन प्रणाली शब्द कोई नहीं दे और एग्जामिनर ये सवाल डाल दे कि भारत में व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली केंद्र और प्रांत दोनों में पाई जाती है, तो ये भी सही है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली के इतने पर्यायवाची हैं, इतने नामों से इसको जाना जाता है। संसदात्मक, ठीक है, समझ चुके आप। इसी को व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। संसदात्मक, व्यवस्थापकीय, पर्यायवाची। संसद क्या है भारत में? केंद्रीय व्यवस्थापिका। वैसे व्यवस्थापिका क्या होती है? सरकार का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करे। यहां पे आप शब्दों को पकड़ना, संसदात्मक शासन प्रणाली या व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली एक ही बात है। ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो माना जाता है ब्रिटेन का संविधान। और चूंकि ब्रिटेन की जो संसद है वह लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में स्थित है, और दुनिया में जहां कहीं पे भी संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है वहां पे आइडल या मॉडल के रूप में ब्रिटेन की संसद को माना जाता है। और संसदात्मक शासन प्रणाली जब ब्रिटेन की संसद को माना जाता है, और ब्रिटेन की संसद लंदन के
वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में है तो संसदात्मक शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टरीय व्यवस्था भी बोल दिया जाता है। तो ये शब्द पकड़ लो, वेस्टमिंस्टर संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए ही प्रयोग हुआ है ये, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली का आदर्श ब्रिटेन की संसद लंदन के कौन से क्षेत्र में स्थित है? वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में। तो दुनिया भर में जहां कहीं पे भी संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां ये मान लिया जाता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया है। ठीक है, अगला एक शब्द आया लोकप्रिय शासन प्रणाली, एक शब्द आया उत्तरदायी शासन प्रणाली। यहां पे एक चीज और गौर करें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अनुत्तरदायी कहा जाता है, संसदात्मक को उत्तरदायी कहा जाता है। उत्तरदायी का मतलब यह है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो संसद का या विधानमंडल का या व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन जैसे हमारे यहाँ भारत में लोकसभा, वह लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय का मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुनकर वहां पर प्रतिनिधि पाए जाते हैं। जैसे आप लोकसभा के सांसदों को चुनोगे तो मतदाता स्वयं वोट डाल के भेजेगा कि नहीं भेजेगा, तो वह उसको लोकप्रिय सदन बोलते हैं। तो ये लोकप्रिय शासन प्रणाली कहलाती है। उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों कहलाती है? क्योंकि जनता के द्वारा जो भेजे गए प्रतिनिधि होते हैं, व्यवस्थापिका के निम्न सदन के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो एक तो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, दूसरे जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक में क्या होगा? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। इसलिए संसदात्मक को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी बोला जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक को अनुत्तरदायी बोला जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी बोला जाता है। अब यहां पे आप गौर करें, आप सोचते होंगे कि साहब मंत्री तो अमेरिका में भी पाए जाते हैं जहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो क्यों फिर संसदात्मक कोई मंत्रिमंडलीय बोला जाता है? ये अंतर आप जब जानेंगे जब आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ोगे, भारत का तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे और अमेरिका का भी पढ़ोगे। अमेरिका के मंत्रियों की स्थिति वहां के राष्ट्रपति के सचिव जैसी है। वे मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मनपसंद इच्छा से किसी को भी मंत्री बना सकता है और वो मंत्री वहां की संसद के सदस्य भी नहीं होते। तो जब संसद के सदस्य, जो अमेरिकी संसद कांग्रेस कहलाती है, उसके सदस्य भी नहीं होते, तो अमेरिकी संसद या कांग्रेस के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते। वो तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उन्हें राष्ट्रपति के अनुचर या राष्ट्रपति के सेवक या राष्ट्रपति के सचिव माना जाता है। उनकी हैसियत मंत्री जैसी नहीं होती है अध्यक्षात्मक में। लेकिन संसदात्मक में जो कार्यपालिका में जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं संसद का सदस्य भी है और वह अपने उन लोगों के प्रति भी उत्तरदायी है जिन्होंने चुनकर उसको भेजा है। तो उत्तरदायी भी है। मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडलीय का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल या मंत्री की हैसियत संसदात्मक शासन प्रणाली में ही होती है। अध्यक्षात्मक के अंतर्गत तो वो केवल राष्ट्रपति के सचिव की हैसियत रखते हैं। ये इसका मतलब। प्रधानमंत्री सरकार, संसदात्मक शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है क्योंकि संसद मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के हाथ का खिलौना है। ठीक है, अब जैसे भारत पर ही गौर करें, अगर सरकार स्पष्ट बहुमत में है, स्पष्ट बहुमत में है और दल पर प्रॉपर नियंत्रण है, सत्तारूढ़ पार्टी पर सत्ताधीन लोगों का, सरल भाषा में समझो, केंद्र में मोदी सरकार स्पष्ट बहुमत में है साहब, और मान लो प्रधानमंत्री करिश्माई व्यक्तित्व का धनी है जिसको अपने दल पर पूर्ण नियंत्रण है। दल नियंत्रण में होना चाहिए। अगर नियंत्रण में नहीं होगा तो अलग अलग दिशाओं में सारे मंत्री भगने लगेंगे, सांसद भगने लगेंगे, सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई गुट कहीं ले जाएगा, कोई गुट कहीं ले जाएगा। कि अगर प्रधानमंत्री करिश्माई व्यक्तित्व का धनी है और उसका अपने दल पर प्रभावी नियंत्रण है, मतलब दल उसकी मुट्ठी में है, कोई अनुशासन भंग नहीं कर सकता उसकी, मतलब अगर कर दिया तो ये समझो कि राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में वह जो चाहे वो कानून पारित करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। जैसे आप केंद्र सरकार में गौर करें, इस समय प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से दलीय नियंत्रण रखे हुए हैं और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी भी हैं भाई, बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी वालों की तरफ से, तो स्पष्ट बहुमत में भी है उनकी पार्टी, तो वो चाहे जैसा कानून बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वो प्रधानमंत्री सरकार में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात रही केंद्र के स्तर पर। प्रांत के स्तर पर अगर अपन देखें तो यही बात सीएम के ऊपर लागू होती है।
कि सीएम का अगर अपने दल पर प्रभावी नियंत्रण है और स्पष्ट बहुमत में उसका दल है और सीएम करिश्माई व्यक्तित्व का धनी है, तो फिर उसकी पावर आ जाएगी। तो इतने नामों से संसदात्मक शासन प्रणाली को जाना जाता है। संसदात्मक कह लो, चाहे व्यवस्थापकीय प्रणाली कह दो, वेस्टमिंस्टर सिस्टम कह दो, लोकप्रिय शासन प्रणाली कह दो, उत्तरदायी कह दो, मंत्रिमंडल ये कह दो, या प्रधानमंत्री सरकार कह लो, ये संसदीय शासन प्रणाली के नाम है। तो आप इतना तो जानते हैं कि भाई भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, लेकिन इतना और जान लीजिए कि केंद्र और प्रांत दोनों के स्तर पर पाई जाती है। और मान लो वो संसदात्मक नाम भी नहीं ले, व्यवस्थापकीय नाम भी नहीं ले, मान लो एक शब्द डाल दे कि भारत में वेस्टमिंस्टर सिस्टम केंद्र व प्रांत दोनों ही स्तरों पर पाया जाता है, तो आपको यह जान लेना है कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम का मतलब संसदीय शासन प्रणाली ही है। उत्तरदायी शासन प्रणाली केंद्र व प्रांत दोनों में पाई जाती है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अब हम एक बार यहां पे जो ये आपके नोट्स हैं इसमें से एक बार रीड और कर लेते हैं इसको। हाँ जी, चलिए देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली की सरकार को वेस्टमिंस्टर सरकार, देखो भाई ये वही शब्द आ गए जिनके बारे में अभी अपन चर्चा कर रहे थे। वेस्टमिंस्टर सरकार ठीक है भाई, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, व्यवस्थापकीय सरकार, प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची हैं जो आपको आने चाहिए। दूसरा अगला पॉइंट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही स्तर पर, यहां वो कंसेप्ट आएगा जिस पर अपन ने अभी बात की है, क्योंकि दोनों ही स्तर पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापका में से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह कंसेप्ट है भाई। अगर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापका में से हो रहा है और कार्यपालिका व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी है, तो वह संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत ने संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से ली है, लेकिन भारत की संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? संप्रभु उसको बोलते हैं जिसके द्वारा बनाए गए कोई कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सके, कोई खारिज नहीं कर सके, उसको संप्रभु बोलते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। राज्य नामक इकाई जब आप पढ़ोगे तो राज्य के निर्माण के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं, उनमें संप्रभुता अपने आप में एक इकाई होती है। संप्रभुता का मतलब क्या है कि राज्य के भीतर भी उससे ऊपर कोई ना हो और राज्य के बाहर भी उससे ऊपर कोई ना हो। तो ये संप्रभु शक्ति ब्रिटेन की संसद में तो है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने अगर कोई भी कानून पारित कर दिया तो वहां का न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको खारिज नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। भारत में ऐसी स्थिति है क्या? नहीं। अगर संसद ने कोई कानून ऐसा बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून को खारिज कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती है। संविधान संशोधनों को भी कर सकती है। अभी आप काफी डिटेल में पिछली मैंने क्लासों में बताया है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था कि अगर संसद ने ऐसा कोई संविधान संशोधन किया जो संविधान के मूल ढांचे को बदलता है या बिगाड़ता है, तो न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको क्या कर देगा? खारिज कर देगा। तो संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, भले ही वह संविधान संशोधन ही क्यों ना है, अगर वो संविधान के मूल ढांचे को बदल रहा है या बिगाड़ रहा है, तो न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको खारिज कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो बताओ कहां रही भारत की संसद संप्रभु? तो कंसेप्ट को क्लियर करें। यद्यपि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, यद्यपि भारत ने अपनी संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, लेकिन अंतर है, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। वो कोई कानून अगर बना दे, कोई संविधान संशोधन कर दे, तो वहां का जो न्यायालय है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको खारिज नहीं कर सकता। लेकिन भारत की संसद उतनी संप्रभु नहीं है। ये है कंसेप्ट यहां पे। ब्रिटेन में राज्य प्रमुख कौन है भाई? वहां का
राजा या रानी कैसा है, वंशानुगत है। वहां पर कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है, राजतंत्रात्मक है। जबकि भारत में कैसा है भाई, निर्वाचित, अर्थात कैसी शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक प्रणाली। यह भी अपने आप में एक विशेषता है, भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। यहीं पे सवाल आएगा भाई साहब गणतंत्र कहते किसे हैं? गणतंत्र ऐसी शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें हेड ऑफ स्टेट या राज्य का मुखिया कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। ये रहा निर्वाचित। मनोनीत या आनुवांशिक नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन में राजा या रानी वहां का राज्य प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है ब्रिटेन में, राजा या रानी। और उसका पद जो होता है वो वंशानुगत है। राजा का लड़का राजा बनेगा, उसकी वाइफ रानी बनेगी, तो राजा या रानी वहां पे हेड ऑफ स्टेट हैं जिनका पद कैसा है, वंशानुगत है। तो हेड ऑफ स्टेट या राज्य का मुखिया का ब्रिटेन में निर्वाचन होता है क्या? नहीं होता। कैसे होते हैं? वो वंशानुगत होते हैं। तो ब्रिटेन में क्या पाया जाता है, राजतंत्र पाया जाता है। ऐसा हो सकता है कि किसी शासन प्रणाली में लोकतंत्र तो पाया जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि गणतंत्र भी पाया जाए। लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में बेसिक अंतर है। अभी अगली क्लासेज में हम और ज्यादा क्लियर करेंगे इन चीजों को। तो इतना जानिए कि ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो इसलिए है कि अंतिम प्रभुसत्ता जो शक्ति है वो मतदाता या जनता के हाथों में है। लोकतंत्र होने के लिए शर्त क्या होगी कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में अगर है तो वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। तो वो तो ब्रिटेन में भी है, भारत में भी और अमेरिका में भी है, और भी दुनिया कई देशों में है। तो इसलिए तो वो लोकतंत्र है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई गणतंत्र हो। गणतंत्र होने के लिए आवश्यक है कि हेड ऑफ स्टेट या राज्य का मुखिया कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। ब्रिटेन में तो राज्य का मुखिया वहां का राजा या रानी है, वो निर्वाचित है ही नहीं, वंशानुगत होता है। तो ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र तो इसलिए है कि संप्रभुता शक्ति भारत की जनता के हाथों में है। अंतिम शक्ति या सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता के हाथों में है। प्रस्तावना पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हम भारत के लोग, भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो संप्रभुता शक्ति किसके हाथों में हो गई? भारतीय जनता के हाथों में हो गई। तो इसलिए तो भारत हो गया लोकतंत्र। अब गणतंत्र क्यों हो गया भारत? कि गौर करो, यहां पर राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि राष्ट्रपति वंशानुगत होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड है या निर्वाचित है तो वह शासन व्यवस्था क्या कहलाएगी? गणतंत्र। तो भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। अगली विशेषता यही लोकतांत्रिक गणराज्य, जिस पे हमने अभी डिस्कशन किया है, इसको आपके नोट्स से भी पढ़ाएंगे और समझ के भी पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा संविधान को सरल भाषा में नहीं समझाया जा सकता। ये एक लास्ट स्टेज है कि पहले पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दें आपको, उसमें बेसिक पॉइंट क्या है वो आपको बता दें, सवाल एग्जामिनर कैसे पूछता है वो बता दें, फिर उसके अलावा जो आपके नोट्स हैं उनको बिल्कुल रीड करवा दें। परीक्षा में अगर इतना समझ में आपके आ रहा है और चीज़ें याद हो रही हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा पास हो जाएगी। और फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आप को समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे ऐप पे सवाल छोड़ सकते हैं, उनका बाकायदा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद। लगातार जुड़ते रहिए पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप और पॉलिटी विद डी पारा सर यूट्यूब चैनल से। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए। कंसेप्ट की क्लैरिटी अपनी खुद की भी बनाएं, अपने साथियों की भी बनाएं, और संविधान पे बहुत अच्छी स्थिति हो गई। अब हम एक नया बैच और स्टार्ट करने वाले हैं। सेट का एग्जाम होने जा रहा है राजस्थान में। जैसे नेट जीआरएफ नेशनल लेवल पे होता है, सेट वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है। जब ये परीक्षा पास हो जाती है तो इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है कॉलेज एजुकेशन में, उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम एक सेपरेट बैच स्टार्ट करेंगे सेट और नेट जीआरएफ का, मतलब एक कंबाइंड बैच होगा जिसमें नेट जीआरएफ की पूरी तैयारी हो जाएगी और सेट की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। और चूंकि ये विद्यार्थियों को, जो पॉलिटिकल साइंस से जो विद्यार्थी एमए हैं, तो उनको ये जरूर करने चाहिए कि अगर आपका जीआरएफ निकल जाता है तो आपको 5 साल तक हर महीने 43-44 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और उसमें अगर एक बेरोजगार विद्यार्थी को 43 हज़ार रुपये महीने मिल जाएं तो बस ये पूरा समझिए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है आर्थिक दृष्टि से, घर वालों से पैसे लेने नहीं पड़ते। फिर वो अपनी कोई सी भी तैयारी कर सकता है, आईएएस की, आरएस की, असिस्टेंट प्रोफेसर या अपना कुछ भी। तो वो परीक्षा एक सामान्य परीक्षा है, बहुत आराम से पास करवाई जा सकती है, हो जाएगी, कोई चिंता ना करें। तो उस बैच को हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।